नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सॉइल एटमॉस्फेयर के बारे में। जमीन का एटमॉस्फेयर भी सही होना चाहिए अगर हम प्लांट को सही से ग्रो करवाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा पौधा स्वस्थ रहे, अगर हम चाहते हैं कि हमारा पौधा अच्छी प्रोडक्टिविटी दे, क्वालिटी प्रोडक्टिविटी दे और पौधे की जो उम्र है वो सालों साल रहे। इन सारी चीजों के लिए आसपास का जो वातावरण है ये तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन पौधे के लिए ज्यादा जरूरी जो है वो सॉइल एटमॉस्फेयर होता है, मिट्टी का वातावरण होता है। तो बात करते हैं मिट्टी के वातावरण की, सॉइल एटमॉस्फेयर की। सॉइल एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? दोस्तों, मिट्टी जो है वो कई पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है। ऐसे कई पार्टिकल मिट्टी के अंदर होते हैं और ये पार्टिकल का साइज क्या है, पार्टिकल्स के बीच में दूरी क्या है, ये इस बात पर निर्भर करती है कि मिट्टी आपकी कैसी है, मिट्टी का स्ट्रक्चर कैसा है, मिट्टी का टेक्सचर कैसा है, उसके ऊपर यह डिपेंड करता है। मिट्टी के जो अलग अलग कण हैं, इन कणों के बीच की जो जगह है, जैसे ये मिट्टी का कण है, ये मिट्टी का कण है, ये जो गोले से मैंने बनाया है ये सब मिट्टी के कण हैं। तो मिट्टी के कणों के बीच में ये जो आप जगह देख रहे हैं इसको पोर कहते हैं, इनको पोर्स कहते हैं या फिर इनको एयर पॉकेट भी कहा जाता है। एयर पॉकेट भी इनको कहा जाता है। तो ये जो एयर पॉकेट्स हैं, ये जो पोर्स हैं, इन पोर्स में ही पानी रहता है, वाटर। आप जानते हैं पौधे के लिए पानी बहुत आवश्यक है, तो वाटर जो है इन पोर्स में रहता है और यहीं पर एयर भी रहती है, एयर हवा भी होती है। और ये जो एयर है, ये जो हवा है, ये तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, यानी कि तीन तरह की गैसेस इस एयर के अंदर होनी चाहिए जो कि जिसकी पौधे को आवश्यकता होती है। पहली है ऑक्सीजन O2, दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और तीसरी है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो सॉइल के अंदर उतनी ही होती है जितनी एटमॉस्फेयर में होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग डबल से भी अधिक जो है मात्रा सॉइल के अंदर होनी चाहिए ताकि हमारे जो पौधे हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाए। तो ये तीनों चीजें जो है सॉइल के अंदर होनी चाहिए, मिट्टी के अंदर होनी चाहिए। और इसके लिए जो है मिट्टी का ढीला होना, लूज होना बहुत आवश्यक है। मिट्टी अगर लूज होगी, मिट्टी के जो कण है वो एक दूसरे से चिपके हुए अगर नहीं है, एक दूसरे से एक उचित दूरी पर स्थित अगर हैं, तो ही यहां पर ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो है ये सही मात्रा में रह पाएगी। अब आपको मैं बता दूं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ये पौधे के लिए तो लगते ही है, पौधे को तो ये चाहिए ही। इसके साथ साथ जो रूट जोन में, जो सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, ये माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं इनको ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता होती है, इनके लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है और साथ ही साथ रूट को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जड़ों को भी ऑक्सीजन चाहिए। और जो माइक्रोब्स हैं, जो पौधे के लिए जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स का इंतजाम करते हैं, वो माइक्रोब्स, वो सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का भी काम करते हैं, जो फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग का काम करते हैं, पोटाश को तोड़ने का काम करते हैं। तो इन सभी के और दूसरे बाकी न्यूट्रिएंट्स, इन सभी को पौधे के लिए अवेलेबल फॉर्म में रखना या अवेलेबल फॉर्म में उनका इंतजाम करना, यह काम इन माइक्रोब्स द्वारा किया जाता है और इन माइक्रोब्स को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें सॉइल को एरेटेड रखना चाहिए, सॉइल के अंदर हमें ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाना चाहिए।
सॉइल का अगर ऑर्गेनिक मैटर सही होगा, ऑर्गेनिक मैटर अगर ज्यादा होगा, तो ही ये पार्टिकल जो है अलग अलग रहेंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं। तो जब सॉइल के पार्टिकल के बीच की ये जो जगह है, यहीं पर वाटर होता है और वहीं पर जो है ये गैसेस है और ये जो है वाटर है, या वाटर वेपर भी आप कह सकते हैं, वाटर वेपर्स, क्योंकि पौधा जो है डायरेक्ट पानी नहीं लेता है बल्कि वेपर्स लेता है। तो ये जो है इन सॉइल के, इन मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में जो ये जो स्पेस है, इसके अंदर ये पानी भी और ये गैसेस भी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। तो इसका हमें पता होना चाहिए कि जमीन के अंदर अगर माइक्रोबायल एक्टिविटीज ज्यादा होगी, अगर जमीन के अंदर सूक्ष्म जीवों की भरमार होगी, अगर जमीन के अंदर पौधे के लिए न्यूट्रेंट का इंतजाम करने वाले माइक्रोब्स की संख्या अधिक होगी, अगर जमीन के अंदर बेनिफिशियल फंगाई की संख्या अधिक होगी, तो हमारी जो मिट्टी है वो उपजाऊ कहलाएगी, हमारी जो मिट्टी है वो अधिक उर्वरक होगी, हमारी मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी, हमारी मिट्टी के अंदर इन माइक्रोब्स के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत आवश्यक होता है। तो ऑक्सीजन इन पार्टिकल्स के बीच का जो एयर पॉकेट है, जो एयर स्पेस है, जो स्पेस है, जो पोर है, यहां पर ये ऑक्सीजन होगी, लेकिन इसके लिए आपको ऑर्गेनिक मैटर सॉइल का बढ़ाना ही पड़ेगा। और पिछले कई वर्षों में बागवान भाइयों की बात करें चाहे किसानों की बात करें, वो सिंथेटिक फर्टिलाइजर की तरफ ज्यादा कन्वर्ट हुए हैं, और सिंथेटिक फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक मैटर को कम करता है। सिंथेटिक फर्टिलाइजर जमीन के ऑर्गेनिक मैटर को कम करता है, यूं कहें, या यूं कहें कि जमीन के अंदर के जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को जोड़ने का काम सिंथेटिक फर्टिलाइजर करता है। और मेरे देश के बागवान और किसान जो है वो सिंथेटिक फर्टिलाइजर की तरफ ज्यादा देखते हैं, जबकि हमें यह कोशिश करनी है कि हम मिट्टी का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएं, जिसके लिए हम घास का यूज कर सकते हैं, पैडी स्ट्रॉ, पराली का यूज कर सकते हैं, भूसे का यूज कर सकते हैं, लकड़ी के टुकड़ों का यूज कर सकते हैं, पत्तों का यूज कर सकते हैं, और जानवरों की हड्डियां या जानवरों के मांस, ये भी जो है मिट्टी के ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाने में हमारी सहायता करता है। तो हम लोगों को मिट्टी का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना है, इसके लिए हमें हर वक्त काम करना चाहिए। हमारा दिमाग ऑर्गेनिक मैटर किस तरह से बढ़े मिट्टी का, इसके ऊपर लगना चाहिए। अगर सेब बागवानी की बात करें तो सेब बागवानी में तौलिया बनाने का भी एक ट्रेंड था। अभी कुछ वर्षों से सेब के तौलिए बनाना कई लोगों ने बंद किया है। मैंने खुद भी लगभग 5 साल तक तौलिए नहीं बनाए। तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो बगीचे के अंदर तौलिया ना बनाने से देखा है, तो मुझे यह लगा कि तौलिया नहीं बनाने से मिट्टी टाइट हो रही है। तौलिया ना बनाने से मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो नहीं होता है। हमें केवल बाहर का वातावरण के बारे में ही नहीं सोचना है, हमें सॉइल के वातावरण के बारे में भी सोचना है। जितना बाहर का वातावरण हमारे लिए जरूरी होता है, उतना ही जरूरी पौधे के लिए सॉइल का वातावरण होता है। तो सॉइल के वातावरण को सही करने के लिए हम तौलिए का भी सहारा ले सकते हैं। हम तौलिए जब बनाते हैं तो तौलिया बनाते हुए मिट्टी को जब उलट पुलट करते हैं तो उससे भी जमीन के अंदर हवा का बहाव होता है, हवा का प्रवाह होता है, ऑक्सीजन लेवल सॉइल का उससे बढ़ता है। और इसके साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए जो जो चीजें किया करती हैं, चाहे आप गाय का गोबर यूज करें, आप भेड़ और बकरियों का गोबर यूज करें, आप धान की पराली का यूज करें, भूसे का यूज करें, लकड़ी के टुकड़ों का आप यूज कर सकते हैं, और सॉडस्ट का आप यूज कर सकते हैं, लकड़ी का जो बुरादा है। और लकड़ी का बुरादे की एक चीज जरूर है कि जब आप लकड़ी का बुरादा मिट्टी में डालेंगे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए, शुरुआती समय में वो नाइट्रोजन को पहले एब्जॉर्ब करेगा, पहले वो जमीन में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन के लेवल को कम करेगा, वो एक बार खुद नाइट्रोजन लेगा, फिर उसके बाद जैसे ही वो डिकम्पोज होगा फिर वो नाइट्रोजन को रिलीज करता है। एक बार जब ये सॉडस्ट, ये लकड़ी का बुरादा जो आप 100 मिल से लेंगे, एक बार जब ये डिकम्पोज हो गया तो ये नाइट्रोजन थोक में देगा, लेकिन डिकम्पोज होने से पहले सॉइल से नाइट्रोजन ले भी लेगा। तो ऐसे में आपको जब आप सॉडस्ट डालेंगे तो उसके साथ आपको नाइट्रोजन का इंतजाम भी करना, चाहे आप ऐड डालो, भेड़ बकरी का गोबर डालो, चाहे आप
मुर्गे की बीट डालो या फिर आप गाय का गोबर डालो या जीवामृत और घन जीवामृत का आप बार बार यूज करते रहे। साइमल्टेनियसली आप जो है इन चीजों का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सॉइल एटमॉस्फेयर में आपको मैं बता दूं कि बुधवार, शुक्रवार और इतवार इन 3 दिनों में YouTube चैनल के ऊपर और फेसबुक पेज के ऊपर मेरी वीडियोस आती रहेंगी। आज सॉइल एटमॉस्फेयर के ऊपर थी, अगले यानी शुक्रवार को होगी फॉलियर और सॉइल एप्लीकेशन में क्या अंतर है और कौन सा हमको चूज करना चाहिए, किसका सिलेक्शन हमको करना चाहिए, सॉइल एप्लीकेशन और फॉलियर एप्लीकेशन में क्या अंतर है। उसके अगले दिन यानी इतवार को, बुधवार, शुक्रवार और इतवार को स्टोन फ्रूट की प्रूनिंग कैसे की जानी चाहिए इसके ऊपर वीडियो आएगा। तो ये वीडियोस बुधवार, शुक्रवार और इतवार को शाम 7 बजे आएंगी। आपको भी अगर लगता है कि कोई एक टॉपिक जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर मेरा वीडियो आए, तो आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक के बारे में जरूर लिखें। आपकी कमेंट के ऊपर आप जो भी आप बताएंगे उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अधिक वीडियोस देखने के लिए, जानकारी लेने के लिए फेसबुक पेज जीतू चौहान ऑर्चर्डिस्ट को फॉलो करें। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल जीतू चौहान ऑर्चर्डिस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी वीडियोस डले आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। 1 नहीं 10 बार वीडियो शेयर करेंगे तो आपके पड़ोसी तक भी यह जानकारी पहुंचेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।